नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बच्चे बिन किताब के हैं और 350 करोड़ का हिसाब अब किसे देना है, इसकी बात करेंगे क्योंकि यूपी में 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है। खबर यह है कि सत्र शुरू हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को अब तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। प्रदेश में अब तक सिर्फ 20 जिलों में ही किताबें पहुंच पाई हैं। उनमें से अधिकांश किताबें गोदाम में रखी गई हैं और बाकी 55 जिलों में अब तक सप्लाई की शुरुआत नहीं हो सकी है। आपको साथ ही ये भी बताएं कि प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 10 करोड़ से अधिक किताबें बांटी जानी है, लेकिन इनमें से अभी तक सिर्फ 32 लाख के करीब किताबें 20 जिलों तक पहुंची। ये हाल तब है जब प्रदेश में 350 करोड़ से अधिक का बजट किताबों के लिए है। यहाँ ये भी आपको बता दें, जानकारी आपको ये भी दे दें कि जून में किताबों का टेंडर फाइनल हुआ था। 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक किताबें नहीं मिल सकी हैं। राजधानी लखनऊ में भी फटी पुरानी किताबों से काम बच्चे चला रहे हैं। 20 जिलों तक किताबें पहुंची हैं, 55 जिलों तक अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। जून में किताबों का टेंडर फाइनल हुआ था, लेकिन अब तक किताबें बच्चों तक नहीं पहुंची। इस समय राजधानी लखनऊ के जिया मऊ उच्च प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं और ये नगर क्षेत्र का विद्यालय है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास से इसकी दूरी बामुश्किल 1 किलोमीटर होगी। यहाँ पर भी अब तक किताबें नहीं पहुंची और यहाँ क्यों, लखनऊ के किसी स्कूल में अब तक नई किताबें नहीं पहुंची हैं। क्लासरूम में चलते हैं, यहाँ पर नज़ारा आपको दिखाते हैं कि आखिर जब किताबें नहीं पहुंची तो यहाँ पढ़ाई कैसे हो रही है। तो पढ़ाई देखिए इस तरह हो रही है। एक सीट पर 4 बच्चे बैठे हैं और 4 बच्चों के बीच में एक किताब, वो भी पुरानी, और उस एक किताब के भरोसे ये 4 बच्चे। तो आखिर ये बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कैसे कर पाएंगे। तो आप देखिए ये नज़ारा यहाँ का और कुछ बच्चों से हम यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर अब पढ़ाई कैसे। क्या नाम है आपका? हिमांशी। कौन सी क्लास में है? 2nd। अच्छा हिमांशी, बताओ आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? बुक नहीं दिख रही है आपके पास? मिली नहीं है अभी। तो फिर जब बुक नहीं है तो पढ़ते कैसे हो? मैम ब्लैक बोर्ड पे काम देती हैं। बस। और फिर घर जाके हम दूसरी बुक रहती है उसको रीडिंग करते हैं। तो स्कूल की बुक नहीं है? सर आपको भी नहीं मिली? मिली है तो ऐसे नहीं है। एक बुक से सब पढ़ा रहे हो। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर एक बच्चा जो है उसने अभी पीछे के एक बच्चे से किताब ली तो अब 4 बच्चों में 2 किताब आ गई, लेकिन यहाँ 5 बच्चों में 1 किताब, पीछे 3-4 बच्चों में 1 भी किताब नहीं। तो ये नज़ारा है इस विद्यालय में। लेकिन क्या किया जाए, जब किताबें आ ही नहीं तो आखिर ये बच्चों तक पहुँचेंगी कैसे, ये बच्चे इन किताबों से पढ़ेंगे कैसे। कुछ और जगह की भी तस्वीर हम लगातार एबीपी गंगा दिखाएगा अपने दर्शकों को कि क्या हाल है इस पूरे सिस्टम का, कि सरकार जिन स्कूलों को कॉन्वेंट बनाना चाहती है उसके लिए सरकार बजट दे सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, समय से सारी प्रक्रिया करें। लेकिन हो क्या रहा है वो आपके सामने है। टीचर से बात करते हैं कि आखिर किताबें क्यों नहीं है बच्चों के पास। मैम बच्चों के पास किताबें नहीं है, हम देख रहे हैं 5-5 बच्चों पर 1 किताब। अभी किताबें आई नहीं है, हम लोगों ने पुरानी किताबें जो थी वो बच्चों को दे दी हैं, तो अभी आई नहीं है। दिक्कत नहीं हो रही पढ़ाने? अब हम लोग तो पुरानी किताबों से पढ़ा देते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, बच्चे उससे पढ़ लेते हैं। कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की, बच्चे पढ़। कुछ बताया गया कब तक किताबें आएंगी? जल्दी ही आ जाएंगे ऐसा कहा गया है। लेकिन क्या वैसी पढ़ाई हो सकती है जो किताबों के साथ हो? कोशिश कर रहे हैं हम भी पढ़ाने की और बच्चे भी पढ़ने की। तो यहाँ पर देखिए जो टीचर्स हैं उम्मीद में है कि जल्द किताबें आएंगी और वो अपनी कोशिश कर रही हैं कि कम से कम जितना बेहतर वो इन हालात में, मौजूदा हालात में पढ़ा सकते हैं, वो बच्चों को पढ़ाएं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। गर्भगृह के निर्माण के लिए सफेद संगमरमर अयोध्या पहुंच चुके हैं, जिसे राम जन्मभूमि की कार्यशाला में लाकर सुरक्षित रख दिया गया है। गर्भगृह मकराना के सफेद संगमरमर से बनेगा। अब मंदिर निर्माण के साथ इन्हीं चौखट और बाजू से रामलला का गर्भगृह का द्वार और 13 अन्य द्वार बनाए जाएंगे। मंदिर के प्रथम तल में 14 दरवाजे होंगे। तो सफेद संगमरमर से गर्भगृह तैयार होगा, ऐसा होगा मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं। और सुरक्षित रखा गया है पत्थरों को, संगमरमर के जो पत्थर हैं उन्हें सुरक्षित रखा गया है। राम जन्मभूमि के कार्यशाला में लाकर इन पत्थरों को सुरक्षित रखा गया है। गर्भगृह जो कि सफेद संगमरमर, मकराना के जो सफेद संगमरमर है उनसे तैयार होगा।
और चौखट और बाजू से रामलला का गर्भगृह द्वार और 13 अन्य द्वार बनाए जाएंगे। मंदिर के प्रथम तल पर 14 दरवाजे होंगे। पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जो मंदिर का मॉडल है वो सामने है आपके। इसके अलावा संगमरमर से जो काम चल रहा है वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर मकराना का जो पत्थर है उससे गर्भगृह को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा और इसीलिए पत्थरों को सुरक्षित रखा गया है। वो भी आप देख पा रहे हैं कैसे लोग इसमें लगे हुए हैं, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। और अब खबर रामपुर से है, जहां रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ की ये घटना रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव की है, जहां शेर मोहम्मद नाम के शख्स के घर पर गोकचरी की घटना की सूचना मिलने के बाद वहां पर दबिश देने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आबिद नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में थाना अध्यक्ष भी जख्मी हो गए। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी वहां से फरार भी हो गए। हालांकि पुलिस ने 4 गो तस्करों को दबोच लिया है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। खुशहालपुर गांव में शेर मोहम्मद के यहाँ गोकसी की घटना की जा रही है और कई लोग बाहर के भी आए हुए हैं। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष मैं फोर्स के वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर लोग गोकसी करते हुए पाए गए और पुलिस पर देखते ही उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें थाना अध्यक्ष घायल हो गए हैं, लेकिन मौके पर एक बदमाश भी घायल हुआ और इस बदमाश का नाम आबिद है। इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी के 3 साथियों को और को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 4 आदमी गिरफ्तार हैं। 2 आदमी भागने में सफल हो गए। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा और इन 4 अभियुक्तों को आरोपी किया गया। और अब अगली खबर झांसी से है, जहां के नवाबाद थाना क्षेत्र में हाईड्रिल कॉलोनी में एक युवक ने नाबालिग लड़की का गला रेतने की कोशिश की। वारदात सोमवार शाम की बताई जा रही है, जब ये नाबालिग छात्र कोचिंग से लौट रही थी। तभी आरोप है कि छात्रा की गर्दन और मुंह पर ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इस बीच एक लड़की ने बीच बचाव कर छात्रा को बचाया भी, लेकिन मौका देखकर आरोपी वहां से भाग निकला। आनन फानन में घायल लड़की को सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। फिलहाल छात्रा की हालत गंभीर है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गई थी कोचिंग, रास्ते में उसे दानिश नाम का लड़का चाकू से मारने से जान से मारने की कोशिश किया। फिर अचानक कोई लड़की आ गई, फिर उसने बचाया। पहले हम शिकायत करेंगे तो माफी भी मांग ली। इसकी मम्मी कहाँ बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इसकी वजह से हमने समझा दिया तो कहा था अब नहीं हम परेशान करेंगे। कब समझाया था? 3 महीना पहले। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में मूसलाधार बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। दरअसल इस मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना तो जरूर हो गया है, लेकिन कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील भी हो चुकी हैं। इस दौरान मेरठ निगम के दावों की पोल भी खुल चुकी है। नाले उफान पर है, नालों का पानी सड़कों पर बहता जा रहा है। छतरी वाला पीर, खैरनगर, सौतीगंज, नगर निगम कार्यालय, ब्रह्मपुरी, कांच का पुल और कंकर खेड़ा सहित शहर के 3 दर्जन से ज्यादा इलाके जलभराव की स्थिति से जूझ रहे हैं। नगर निगम ने जो दावे किए थे उनकी हवा तो निकल चुकी है। लोगों में नगर निगम के खिलाफ अब गुस्सा भी है। जिन नालों की सफाई पर मेरठ नगर निगम ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, बारिश होते ही पल भर में वो उफान पार कर चुके हैं। मेरठ में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है और इस मूसलाधार बारिश से पारा लुढ़कने से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत भी मिली है। लेकिन इस राहत के साथ ही आफत भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि शहर के तमाम ऐसे इलाके हैं कि जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं लेडीज पार्क इलाके की और लेडीज पार्क के बाहर आप देखिए कि नाले और नालियां और जमीन बिल्कुल एक तरीके से समतल हो गई है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं कि जो तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को तमाम मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अगर पुराने इलाकों की बात करें, चाहे वो ब्रह्मपुरी की बात हो, चाहे विजयनगर की बात हो, चाहे मोरीपाड़ा की बात हो, उन इलाकों में भी जबरदस्त पानी भर गया है और इस पानी की वजह से उन लोगों को तमाम मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। कई जगह इस
जल भराव की वजह से जो वाहन है वो भी यहाँ पर फंस गए हैं। और सबसे ज्यादा यदि पानी की बात करें तो छतरी वाला पीर इलाका और सोतीगंज में दुकानों और घरों में भी पानी घुस आया है, जिसकी वजह से लोगों में नगर निगम के खिलाफ जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने तमाम दावे किए थे कि इस बार जल भराव नहीं होने देंगे, नाले नालियों को तली झाड़ साफ कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति कैसी है एक बार और मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा। सत्येंद्र जरा दिखाएं, देखिए दूर तक जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आप देखिए कि आपको जल भराव ही जल भराव नजर आ रहा होगा। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर है, लेकिन शहर के तमाम ऐसे इलाके हैं कि जहां सबसे ज्यादा जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और नगर निगम के जो दावे थे वो एक बार फिर हवाई नजर आ रहे हैं। अगर शहर के कांचकापुर इलाके की बात कर लें तो वहां पर बिन बारिश के भी जल भराव था और जेट पंप लगाकर वहां पानी निकाला गया था, लेकिन आज की बारिश के बाद वहां स्थिति और ज्यादा नरकीय हो गई है। नगर निगम अधिकारियों के लगातार फोन घनघना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ये सड़कें तालाब में तब्दील हुई हैं, यदि ये बारिश लगातार ऐसे ही पड़ती रही या आने वाले दिनों में इसी तरीके से और बारिश पड़ी तो फिर लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और अब खबर बरेली से है, जहां बरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने एक नाबालिग का अपहरण कर लिया। सूचना मिलने पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने नावेद और अरमान की जमकर पिटाई की। दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले भी किया गया। मामला भूता थाना क्षेत्र का है, जहां ये पूरी घटना हुई है। देखिए, ये दोनों वो युवक हैं जिन पर लव जिहाद का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। हिंदू संगठन के लोग जब पहुंचे तो इनकी जमकर पिटाई की। तो बिजनौर के भूता थाना क्षेत्र का मामला है ये पूरी घटना वहां की बताई जा रही है। आरोपियों की लोगों ने जमकर पिटाई की और उसके बाद अब ये मामला पुलिस के पास है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों युवकों ने नाबालिग का अपहरण किया। लव जिहाद की मंशा इनकी थी, लेकिन उससे पहले हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए। उसके बाद इन युवकों को पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया गया। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और आज ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई होगी। आज जब मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी, फिर इसके बाद हिंदू पक्ष अपने दलील को पेश करेगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है। वहीं सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने अयोध्या की तर्ज पर हिंदू पक्ष ने एक ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया और ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। तो जिला कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होने वाली है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पूरी करेगा। मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष को मौका मिलेगा और हिंदू पक्ष दलील पेश करेगा। हिंदू पक्ष ने सुनवाई से पहले ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है और इस ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। और ज्ञानवापी केस में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, 18 अगस्त 2021 सबसे पहले दिल्ली की 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी इस मामले में। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को वीडियोग्राफी और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश दे दिए गए थे कोर्ट से। इसके बाद 6 और 7 मई 2022 को पहली बार सर्वे के लिए कमीशन की टीम पहुंची थी, लेकिन विरोध की वजह से सर्वे का काम अधूरा रह गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच गया। इसके बाद 12 मई को तहखाने के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश मिला। 14 से 16 मई कमीशन की टीम ने सर्वे किया। इसके बाद 19 मई 2022 को कोर्ट को सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई। जो सर्वे वहां पर कमीशन की टीम करके पहुंची थी, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट दाखिल की। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में जिला जज को 7/11 नियम के तहत सुनवाई का आदेश मिला। 30 मई को 7/11 नियम के तहत बहस पर सुनवाई का दूसरा दिन रहा और इसी दिन ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट लीक हो गई थी। उसके बाद ये विवाद बढ़ गया और इसके बाद 31 मई को वीडियो लीक की जांच के लिए अर्जी लगा दी गई और 4 जुलाई को केस चले या नहीं, इस पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। और आज देखिए, आज मुस्लिम पक्ष दलीलें पेश करेगा और इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से भी दलीलें रखी जाएंगी। इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष में 2 फाड़ की स्थिति है।
हिंदू पक्ष के एक धड़े ने दूसरे पक्ष के वकील पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये आरोप क्या है, ये भी अब आपको बताते हैं। सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पर गंभीर आरोप लगाए। जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के अधिवक्ता नहीं है और ज्ञानवापी केस में कभी भी वकील नहीं रहे विष्णु शंकर जैन। जितेंद्र सिंह बिसेन ने ये आरोप लगाए हैं, ज्ञानवापी केस में वकील नहीं रहे विष्णु जैन। जितेंद्र सिंह बिसेन का ये आरोप है। अब दो फाड़ की स्थिति है। आज एक तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश करनी है कि आखिर ये पूरा मामला सुनवाई के योग्य क्यों है, और देखिए अब दो फाड़ की स्थिति भी दिखाई दे रही है। हिंदू पक्ष के एक धड़े ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगा दिया है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने एडवोकेट विष्णु जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ज्ञानवापी केस में कभी भी वकील नहीं रहे विष्णु शंकर जैन। और वहीं वाराणसी जिला जज की कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी और उससे पहले हिंदू पक्ष में दो फाड़ की स्थिति है। हिंदू पक्ष के एक धड़े ने दूसरे धड़े के वकील पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। ज्ञानवापी प्रकरण के मुख्य पक्षकार सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि वो आज अपनी अर्जी देकर खुद को मुकदमे से अलग करने की मांग करेंगे। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई पार्ट 2 का दूसरा दिन है, लेकिन इसके पहले हिंदू पक्ष के एक गुट ने ट्रस्ट की घोषणा कर दी है, लेकिन दूसरे पक्ष के जितेंद्र सिंह बिसेन जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर इनके पास जो पेपर है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। आरोप कई है, आरोप है कि कोई है जो इनके मुकदमे के पीछे लगा हुआ है, आरोप यह है कि कोई साजिश कर रहा है, लेकिन आरोप क्या है और किस तरह से है वो इनसे जान लेते हैं। जितेंद्र, देखिए नीतीश जी, मैंने पहले भी कई बार कहा है, ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर पूरे देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी बहाने भी सांप्रदायिक दंगे हो, देश का माहौल खराब हो, सरकार बदनाम हो, और इसके पीछे कुछ देश विरोधी शक्तियां लगी हुई हैं। आपको जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले दिखाया, कितना बड़ा षड्यंत्र है इस मुकदमे को ख़त्म करने का। आम जनमानस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि मैंने न्यायालय में आज इसके लिए एप्लीकेशन साइन करके भेज दी है, अभी 10 बजे वो लग जाएगा। दर्शकों को कि क्या क्या है मामला और ये जो एप्लीकेशन है ये क्या है बिसेन जी? ये एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का वकालतनामा है, जो इस केस में राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे में 26 मई को लगा है। डेट वगैरह सब कन्फर्म है, आप देख सकते हैं। 26 मई को लगा है और किनके द्वारा लगा है ये भी देख सकते हैं। 26 मई से पहले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कभी भी इस मुकदमे में कोई रोल उनका नहीं था, केवल मीडिया में उन्होंने चिल्ला चिल्ला के अपने आप को प्रस्तुत किया है। विष्णु शंकर जैन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इस कारण वो सरकार के खिलाफ कहीं भी अपना वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। उसके विपरीत विष्णु शंकर जैन ने इस मुकदमे में अपना वकालतनामा फाइल किया है। किस षड्यंत्र के तहत किया है मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा डिसमिस हो जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कई मेरे सीनियर लॉयर से भी चर्चा हुई, उन्होंने कहा इसको आप सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पे, एक फ्रॉड के ग्राउंड पे अगर मुकदमा डिसमिस हो रहा है तो आप किसी कीमत पे भी नहीं बचा सकते हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय, और इसलिए मैंने माननीय न्यायालय में आज एप्लीकेशन एक मूव की है कि पहले इस एप्लीकेशन पे सुनवाई की जाए, पहले इसका डिस्पोजल कर दिया जाए कि कम से कम इस प्रकरण को लेकर हमारे मुकदमे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, और यदि ऐसा कुछ लगता है तो मुझे सेपरेट कर दिया जाए। बाकी 4 महिलाओं से मुझे सेपरेट कर, उनके साथ कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब, चूँकि मुख्यवादी के तौर पे मैं इसमें हूँ और ये सारा प्रयोजन मेरा बनाया हुआ है और मैं अपने सामने इसको बिखरते हुए नहीं देख सकता। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और देखिए, वहीं जितेंद्र सिंह बिसेन के आरोपों को विष्णु जैन ने निराधार बता दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट जाए। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पार्ट 2 का आज दूसरा दिन है और पहले तैयारी जानेंगे, फिर आरोपों पर प्रतिक्रिया क्या है ये जानेंगे। तो हमारे साथ अधिवक्ता विष्णु जैन जी मौजूद हैं। तो विष्णु जी, आज सुनवाई पार्ट 2 का दूसरा दिन, आज क्या होने वाला है, कैसी तैयारी? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने अभी पिछले जो 4 दिन की उन्होंने बहस की थी, उसमें मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो उनकी प्लीडिंग थी, उस प्लीडिंग से बियॉन्ड जाके बहस की थी।
उनका मुद्दा ये था कि हमारा जो केस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, पर 4 दिन की बहस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो मुझे उम्मीद है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आज अपनी बात रखेंगे और अपने लीगल सबमिशंस आज कोर्ट के सामने रखेंगे, और लीगल सबमिशंस ख़त्म होने के बाद हमें कोर्ट अपॉर्चुनिटी देगा अपने जवाब देने का। सुप्रीम कोर्ट के 25 जजमेंट, 25 रूलिंग्स हम कोर्ट करने जा रहे हैं, जिससे हम कोर्ट के सामने साबित करेंगे कि ये केस पोषणीय है, ये केस मेंटेनेबल है और आगे इश्यूज़ बनने चाहिए, इसमें एविडेंस इसमें आनी चाहिए। और सबसे मूलभूत मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम पक्ष ने एक बात कही थी अपने बहस में कि आर्टिकल 25 के उल्लंघन के लिए आप सिविल कोर्ट नहीं आ सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसी पॉइंट पे है, जिसमें कहा गया है कि अगर राइट टू रिलीजन इज़ अ सिविल राइट ऑल्सो, और उसके लिए आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। विष्णु जी, तैयारी तो आपकी अपने स्तर पे तगड़ी है, लेकिन हिंदू पक्ष में टूट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक कहे कि आरोपों प्रत्यारोपों के भाव दिखाई दे रहे हैं। आपके ही कभी साथी रहे, अगर जितेंद्र सिंह बिसेन की बात करें तो आप लोगों पे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, कह रहे हैं कि इस पूरे मूवमेंट के पीछे इस्लामिक संगठन हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं सामने। और इसके साथ ही उन्होंने आप पर भी गंभीर आरोप लगाए कि 26 मई को आपने जो वकालतनामा दाखिल किया है, आप स्टेट काउंसिल उत्तर प्रदेश है सुप्रीम कोर्ट में, और आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। क्या है ये क्या चल रहा है हिंदू पक्ष में, ये दो फाड़ क्यों? देखिए, मैं तो पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि जो काशी के संबंध में 6 मुकदमे यहाँ पे दाखिल हैं, और हमने ट्रस्ट बना के वो सारे 6 मुकदमे एक सुचारू रूप से सारे जितने उसमें याचिकाकर्ता हैं उनमें सामंजस्य बना के वो आगे सारी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।